गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पहले वीडियो में व्यक्तित्व को आकार देने वाले जो शैक्षिक निर्धारक हैं उसके अंतर्गत हमने सबसे पहला व्यक्तित्व को आकार देने वाला जो निर्धारक है अध्यापक, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। उसके पश्चात हमने सहगामी क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया। आज हम ले रहे हैं जनसंचार या मीडिया। जनसंचार के माध्यम से व्यक्तित्व को किस प्रकार आकार दिया जा सकता है, व्यक्तित्व को, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार आगे बढ़ाया जा सकता है जनसंचार के माध्यम से। सबसे पहले हमें जनसंचार क्या है उसके बारे में हमें थोड़ा सा अध्ययन करना है। तो देखिए, जनसंचार जो कि सामान्य रूप से हम इससे अभिप्राय लेते हैं कि जिनका प्रयोग सूचना को दूर दराज तक पहुंचाने में किया जाता है, जैसे पत्र पत्रिकाएं हैं, टीवी हैं, रेडियो हैं, इस प्रकार के जो माध्यम हैं वो, या इंटरनेट है, ये सारे के सारे जनसंचार के माध्यम हैं और इनके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, सूचनाओं को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाया जाता है। तो इन साधनों का प्रयोग शिक्षा में भी किया जाता है, इन साधनों का प्रयोग शिक्षा में भी किया जाता है। आज हम देखते हैं कि इन साधनों के माध्यम से एजुकेशनल रेडियो या विभिन्न जो शैक्षिक कार्यक्रम है वो टीवी पर भी आते हैं, ज्ञान दर्शन वगैरह जो है उस पर भी आते हैं। जो यदि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आपका वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, तो ये भी एक माध्यम है आप तक पहुंचने का। तो ये सारे जो संचार के माध्यम हैं, इनके माध्यम से किस प्रकार से बालक का व्यक्तित्व को आकार मिलता है। एजुकेशनल डिटरमिनेंट्स शेपिंग द पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को आकार देने वाले जो शैक्षिक निर्धारक हैं उसके अंतर्गत मीडिया भी शामिल है और जनसंचार के माध्यम से बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार आकार मिलता है। राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो सबके लिए शिक्षा जो सुलभ करवाने का काम है वो मीडिया ही कर सकता है। दूर दराज तक वह शिक्षा का प्रचार कर सकता है। जनसंचार के माध्यम से संविधान की धारा 45 जो है वो राष्ट्रीय लक्ष्य, उसका जो शिक्षा का जो राष्ट्रीय लक्ष्य है उसको पूर्ण किया जा सकता है और इसी के माध्यम से बालक बहुत कुछ सीख सकता है। बालक में सामाजिक दृष्टि से जागरूकता पैदा करता है। जनसंचार मीडिया बालक में सामाजिक जागरूकता पैदा करता है। उसको अच्छा नागरिक बनाता है, सामाजिक जागरूकता उसमें पैदा करता है। समाज में क्या हो रहा है, किस प्रकार की बुराइयां हैं समाज में, किस प्रकार उसको समाप्त किया जा सकता है, उन बुराइयों को किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए, समाज का विकास किस प्रकार हो, विभिन्न प्रकार की जो बातें हैं उससे जन सामान्य में मीडिया के माध्यम से बाहर आती हैं और उसके माध्यम से बालक अपने व्यक्तित्व को आकार दे सकता है, अपने व्यक्तित्व को अच्छा बना सकता है। सामाजिक दृष्टि से जन जागरूकता को पैदा करता है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समझ पैदा करता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समझ, अंतर्राष्ट्रीय समझ बालकों में वो मीडिया पैदा करता है कि विभिन्न प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या घटनाएं हो रही हैं, देश में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, उनको उनसे अवगत करवा के वह देश विदेश से जोड़ कर रखता है और बालकों में या नागरिकों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समझ पैदा करती है। इससे उनका व्यक्तित्व को भी आकार देने में बहुत ही सहायता मिलती है। देश के विभिन्न भागों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, यदि देश की जो संस्कृति है उससे अवगत कराता है, देश की संस्कृति से अवगत। मीडिया देश की संस्कृति से, विभिन्न भागों की संस्कृति से, देखिए अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत एक विशाल राष्ट्र है
और विभिन्न, यदि हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ की थोड़ी सी अलग संस्कृति होगी, यदि हम गुजरात की बात करें तो वहाँ की संस्कृति में थोड़ा अंतर मिलेगा, यदि हम पूरी तरह से दक्षिण में जाए तो वहाँ की संस्कृति अलग होगी, वहाँ के त्योहार मेले सब अलग होंगे, यदि हम पूर्वोत्तर भारत में जाए तो वहाँ की संस्कृति अलग होगी। तो इस प्रकार यदि हम जम्मू कश्मीर में जाएंगे वहाँ की संस्कृति को, यानी विभिन्न प्रकार की जो देश की संस्कृति है उसको उससे अवगत कराता है और देश को आगे बढ़ाता है, देश को आगे जनसंचार के माध्यम से ही, और बालकों में विभिन्न प्रकार की संस्कृति से वो बालकों को अवगत कराता है, देश के नागरिकों को अवगत कराता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पाठ्य वस्तु को सरल बनाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पाठ्य वस्तु का ज्ञान, देखिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, ज्ञान दर्शन, एजुकेशनल रेडियो, इन विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, उसमें विभिन्न कार्यक्रम आते हैं और उन कार्यक्रमों के माध्यम से देश मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वो जो कठिन टॉपिक होते हैं उनको, उनसे बालकों को जो पाठ्य वस्तु है उनका ज्ञान प्रदान किया जाता है मीडिया के माध्यम से। तो इस प्रकार से मीडिया मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बालकों में जागरूकता पैदा करता है। समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से एक जागरूक नागरिक बनाता है, सामाजिक जागरूकता पैदा करते हैं, साथ साथ ही जागरूक नागरिक भी बनाता है, जागरूक नागरिक भी बनाता है मीडिया। इसी प्रकार से सूचनाओं को शीघ्रता से दूर दूर तक पहुंचाता है, सूचना पहुंचाना। बहुत ही शीघ्रता से आज हम देखते हैं कहीं की भी सूचनाएं हो, हम 1 मिनट में सूचना प्राप्त कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। दिल्ली में क्या घटित हो रहा है, यूरोप में क्या घटित हो रहा है, अमेरिका में क्या घटित हो रहा है, उसी समय मीडिया के माध्यम से हमारे पास समाचार आ जाते हैं। तो सूचनाओं को बहुत ही जल्दी अवगत कराता है और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी यह बहुत ही उपयोगी है। शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षाविदों के माध्यम से या विभिन्न माध्यमों से जब वह अपने चैनल पर प्रसारित किए जाते हैं उसके कार्यक्रम, तो उन कार्यक्रमों के माध्यम से जो शिक्षा की गुणवत्ता है, शिक्षा नीति में क्या कमियां हैं, शिक्षा नीति में क्या अच्छाइयाँ हैं, जो विभिन्न यहाँ की शिक्षा है वो किस प्रकार से आगे बढ़े, वो विभिन्न जो माध्यम है उसके अनुसार से हमें मीडिया के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। और इसी प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ये कहा गया है कि आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी से यह संभव हो गया है कि पहले की जो दशाब्दियों में जो शिक्षा जिन अवस्थाओं और क्रमों से गुजरना पड़ता था उनमें से कहियों को लांघ कर हम आगे बढ़ सकते हैं। यानी बहुत सारी जो कठिनाइयाँ आती थी पहले के दशकों में, पिछले दशकों में जो कठिनाइयाँ आती थी वो उनको हम लांघ कर आगे बढ़ सकते हैं और टेक्नोलॉजी से देश और काल के बंधनों पर काबू पाना आज संभव हो गया है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग उपयोगी जानकारी के लिए और शिक्षकों के प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए और कला और संस्कृति के प्रति जागरूकता और स्थायी मूल्यों के संस्कार उत्पन्न करने के लिए किया जाएगा और औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा में इसका प्रयोग होगा। यानी मीडिया के माध्यम से शिक्षा में प्रयोग करके बालक के व्यक्तित्व को आकार दिया जा सकता है। अगला जो व्यक्तित्व को आकार देने वाला शैक्षिक निर्धारक है वो है विद्यालय। यानी विद्यालय के माध्यम से, विद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ही बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। विद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ही बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है, तो वो व्यक्तित्व को तो आकार प्रदान करेगा ही। इसलिए हमेशा ही विद्यालय संगठन का उद्देश्य इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सक्रिय योगदान देता है। बालक को सर्वांगीण विकास करके
बालक का सर्वांगीण विकास। और बालक का सर्वांगीण विकास करता है विद्यालय। हर प्रकार का उनका नैतिक, उनका शारीरिक, उसका सामाजिक, उसका बौद्धिक विकास करता है हर प्रकार का। और विद्यालय संगठन का उद्देश्य बालकों को ऐसे अवसर प्रदान करना है जिससे समस्त उनकी जन्मजात शक्तियां हैं उसका सामंजस्यपूर्ण विकास हो सके। जन्मजात शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास करना, बालक की जन्मजात शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास। मनोविज्ञान क्या कहता है कि प्रत्येक बालक के अंदर उसकी जन्मजात शक्तियां होती हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको आगे बढ़ाने का काम करना है, सिर्फ और सिर्फ उसको मार्गदर्शन देने का काम करता है। तो वो काम कौन करता है? विद्यालय करता है। वो काम विद्यालय करता है। उस बालक की जन्मजात शक्तियां, उसको सामंजस्यपूर्ण विकास करने का काम विद्यालय करता है। विद्यालय के माध्यम से ही उसकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं उसका उपयोग शोधन और रुचियों को स्वस्थ करने में होता है, और इसी के माध्यम से उनकी मूल प्रवृत्तियों का शोधन और स्वस्थ बनाना, मूल प्रवृत्तियों का शोधन और आगे बढ़ाना। मूल प्रवृत्तियों का शोधन करती है। प्रत्येक बालक में मूल प्रवृत्तियां होती हैं जिनका जो समाज के हितकारी नहीं होती, समाज के लिए उनका तो शोधन करता है विद्यालय, और उसके पश्चात उसको आगे बढ़ाता है बालक को। इसी प्रकार से उसका सामंजस्यपूर्ण विकास और रुचियों का स्वस्थ प्रकाशन और परिष्करण, रुचियों का स्वस्थ प्रकाशन, स्वस्थ परिष्करण हम कह सकते हैं। यानी उनकी जो बालक की जो मूल प्रवृत्तियां उसका तो शोधन करता है, और उनकी जो रुचियां हैं उनका परिष्कार करता है, उसको आगे बढ़ाता है, उसको अच्छी बनाता है विद्यालय। और इसी दृष्टि से विद्यालय संगठन का ध्येय उसका शारीरिक, सामाजिक, चारित्रिक, सामाजिक गुणों का विकास करते हुए एक योग्य नागरिक बनाना होता है। वह भावी जीवन में अपने दायित्वों का निर्वाह सफलता और सच्चाई के रूप में किस प्रकार करे, वह विद्यालय ही उसको बालक को सिखाता है। इसलिए विद्यालय का संगठन बालक के विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। बालक को आगे बढ़ाना ही विद्यालय का मुख्य काम होता है। लेकिन यह तथ्य भी नहीं भुलाना चाहिए कि बालक का विकास शून्य में विचरण करने के लिए नहीं किया जा सकता, वरन उसे समाज का एक कुशल और सफल सदस्य बनाना, समाज की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विद्यालय की स्थापना की जाती है। विद्यालय में बालक समाज की कुशलता, समाज में किस प्रकार रहा जाए, समाज कुशल नागरिक किस प्रकार बना जाए, उसका वह सिखाता है। कुशल नागरिकता का विकास करता है, कुशल नागरिकता का विकास भी करता है। कुशल नागरिकता का विकास करता है विद्यालय, बालक को एक कुशल अच्छा नागरिक बनाता है। और विद्यालय संगठन का उद्देश्य बालकों से विभिन्न प्रकार की जो शिक्षा है वो देकर एक समाज के आदर्श, उनकी मान्यता, उनके विश्वास और उनके मूल्यों की रक्षा। कुशल नागरिकता से अभिप्राय क्या है कि समाज के आदर्श, समाज की मान्यताएं, समाज के मूल्यों की रक्षा, समाज के विश्वासों की रक्षा विद्यालय करवाता है बालकों से। और सामाजिक जीवन का ऐसा केंद्र बिंदु है कि वो एक छोटा सामाजिक लघु समाज भी कहलाता है। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के बालक आते हैं, विभिन्न प्रकार के बालकों की हर एक का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। उनका व्यक्तित्व विभिन्न प्रकार के बालक आते हैं, अलग अलग संस्कृति से आते हैं, अलग अलग भाषा वाले विद्यार्थी आते हैं। इन्हीं बहुत सारे विद्यार्थी इस विद्यालय में होते हैं, और वो अलग अलग प्रकार की संस्कृति से परिचित होता है बालक, अलग अलग प्रकार की भाषाओं से परिचित होता है, बोलियों से परिचित होता है, अलग अलग प्रकार के विद्यार्थियों से मिलता है, और उसको अपने आप अपने व्यक्तित्व को वो आकार देता है विद्यालय में। विद्यालय संगठन जो है वो संस्कृति का सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित
जो हैं वो विद्यालय संगठन के अंदर देती है। यानी संस्कृति अपने जो सर्वोत्तम रूप में अगर कहीं देखी जाए तो विद्यालय में ही होती है और जीवन का वास्तविक और उपयोगी प्रशिक्षण देता है। विद्यालय जीवन का वास्तविक और उपयोगी प्रशिक्षण देता है। विद्यालय ही जीवन की वास्तविकता से परिचित करवाता है। विद्यालय ही जीवन का उपयोगी, जीवन में जो उपयोग आने वाले हैं काम, उनका प्रशिक्षण देता है। और विद्यालय संगठन का लक्ष्य सामाजिक आवश्यकताओं के संदर्भ में बालक का बहुपक्षीय विकास करता है। बालक का बहुपक्षीय विकास करके वह अपने रूप में अपने समाज में अपनी मानव जाति के लिए किस प्रकार कल्याण कर सके, मानव कल्याण का विकास किस प्रकार, मानव कल्याण किस प्रकार हो, वह बालक को सिखाता है और मानव जाति के वरदान सिद्ध हो सके ऐसा बालक बनाता है। लेकिन ये याद रहे कि विद्यालय भी समाज से यह अपेक्षा करता है कि वह उसकी सुरक्षा करते हुए उसकी अभिवृद्धि करने के लिए यानी समाज को भी विद्यालय की सुरक्षा करनी चाहिए। और विद्यालय ही बालक के व्यक्तित्व को आकार देने में बहुत अच्छी तरह से सहायक है। विद्यालय बालक के व्यक्तित्व को आकार देता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व को आकार देने वाला जो शैक्षणिक निर्धारक है वो है विषय या सब्जेक्ट। विषय, बालक के जो विषय है वो किस प्रकार से बालक के व्यक्तित्व को आकार देते हैं। तो विषय दो प्रकार की जो क्रियाएं हैं विषयों के माध्यम से होती है। विषय भी बालक के सर्वांगीण विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। विषय के द्वारा विद्यार्थी अपने शारीरिक और आध्यात्मिक और मानसिक उद्देश्यों को प्राप्त करता है। और दो प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो विषय के माध्यम से उसके अंदर होती हैं। पहली है शारीरिक क्रियाएं, जिसमें स्वास्थ्य विज्ञान यानी उसके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखता है। शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत शारीरिक कुशलताएं उसमें आती हैं। बालक में शारीरिक कुशलताओं का विकास होता है। इसी प्रकार से व्यायाम, भिन्न प्रकार के जो शारीरिक क्रियाएं हैं, ऐसा विषय है जिसमें शारीरिक क्रियाएं होती हैं। तो स्वास्थ्य विज्ञान, उसके क्या ज्ञान प्राप्त करके वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होता है। स्वास्थ्य से जागरूक होता है, जब वो स्वस्थ बालक होता है तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इसलिए वह अपने व्यक्तित्व, अपने बुद्धि को भी वह आगे बढ़ाता है। शारीरिक कुशलता उसमें आती है और व्यायाम के माध्यम से वह अपने शरीर को स्वस्थ रखता है। इसी प्रकार से कुछ जो विषय है वो आध्यात्मिक व्यक्तित्व का उसमें संवर्धन करते हैं। उनकी जो मानसिक क्रियाएं हैं उसके माध्यम से, मानसिक क्रियाओं के माध्यम से, उनकी जो मानसिक क्रियाएं हैं जैसे वो होती है, जैसे भाषा विषय है, इतिहास है, भूगोल है, गणित है। इसके अंदर जैसे भाषा, साहित्य, भूगोल, गणित, इन विभिन्न जो विषय हैं, विभिन्न प्रकार के जो विषय हैं, सामाजिक विज्ञान आदि विभिन्न प्रकार के विषयों के माध्यम से अपनी मानसिक क्रियाओं के माध्यम से, अपने मानसिक रूप से वह मानसिक रूप से आगे बढ़ता है। वह उनकी अपनी बुद्धि का विकास करता है वह। और नैतिक और धर्म क्रियाओं के, उसमें धर्म और धर्मशास्त्र के माध्यम से वो नैतिकता उसमें आती है। उसमें धार्मिक क्रियाएं, नैतिकता और धार्मिक क्रियाएं किस प्रकार की है वह सीखता है। धार्मिक क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करता है, धर्म का ज्ञान प्राप्त करता है, नैतिकता का ज्ञान प्राप्त करता है। सौंदर्यात्मक क्रियाएं,
बालक अपने सौंदर्य के प्रति जागरूक होता है। देखिए, सौंदर्य ही अपना रूप निखारना सौंदर्य में नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ अपना रूप निखारना ही सौंदर्य में नहीं आता। सौंदर्य हर प्रकार का हो सकता है। सौंदर्य आप किताबों में ढूंढ सकते हैं, पढ़ने में ढूंढ सकते हैं, अध्यापन में ढूंढ सकते हैं। सौंदर्य आप कला में ढूंढ सकते हैं, सौंदर्य आप प्रकृति में ढूंढ सकते हैं, सौंदर्य आप साहित्य में ढूंढ सकते हैं। सौंदर्य हर एक का अपना एक सौंदर्य होता है, कला का अपना एक सौंदर्य होता है। वह सौंदर्य सिर्फ और सिर्फ शरीर को सुंदर बनाना सौंदर्य नहीं है। सौंदर्य क्रिया है, किस प्रकार किसी बात को अच्छा बनाया जाए, किस प्रकार किसी चीज को अच्छा बनाया जाए, ये क्रिया है इसकी। और विभिन्न जो ललित कलाओं का ज्ञान है वो भी प्राप्त होता है। ललित कलाओं का ज्ञान भी प्राप्त करता है बालक, कि ललित कलाओं का ज्ञान भी प्राप्त करता है और उसके माध्यम से अपने व्यक्तित्व को वो आकार देता है। इस प्रकार विषय और विद्यालय और जो जनसंचार है ये भी व्यक्तित्व को आकार देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक यू।